हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए थे उनमें से एक 2021 वाला उसको डिस्कस करने वाला है। तो आप यहाँ से जाके ईमेल लिंक दे रखा है, आप इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये 10 मार्क्स के हैं जो कि, ठीक है। सेक्शन बी और यहाँ से सेक्शन सी, ठीक है। ओके, आ जाते हैं वापस बैक। तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था सेक्शन ए में, वो आया हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना था, ठीक है। अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। तो एन एंटरप्रेन्योरशिप एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट अ न्यू फील्ड और यू कैन से दैट न्यू बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भाई? जो एक व्यक्ति होता है जो कि मतलब स्टार्ट करता है न्यू बिजनेस को, ठीक है। बीइंग द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क एंड रीपिंग द मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट्स। जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और बेनिफिट्स भी, अगर वो बिजनेस चल जाता है तो बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो आया था क्वेश्चन, वो आया था अचीवमेंट्स एंड मूवमेंट में डिफरेंट। तो ये तो कुछ खास नहीं लिखा, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अचीवमेंट में। द अटेनमेंट ऑफ अ गोल और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। मतलब कोई भी हमारा टास्क है या फिर गोल है, उसको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, वो अचीवमेंट्स में आएगा, ठीक है। और मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो इन द इनिशियल ड्राइव और डिज़ायर टू एक्ट टूवर्ड्स अ गोल। जो हम इनिशियल स्टेप्स लेते हैं अपने गोल्स के या फिर डिज़ायर के लिए, वो हमारे मोटिवेशंस बन जाएगा। जैसे कुछ भी एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। विनिंग अ कंप्लीशन और गेटिंग अ प्रमोशन, ठीक है। और इसमें मोटिवेशन में अ डिज़ायर टू एक्सेल इन द स्टडीज और द ड्राइव टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। वही एग्जांपल है। और नेचर द एन आउटकम और रिजल्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड, ठीक है। ये सेकंड आप लिख सकते हो। इंटरनल प्रोसेस, मोटिवेशन जो है एक इंटरनल प्रोसेस होती है, एक स्टेट होती है जो बिहेवियर से आती है, ठीक है, अपने इंटरनली, ठीक है। फोकस, अब थर्ड आस्पेक्ट जो हो सकता है वो फोकस के हम आस्पेक्ट में देख सकते हैं। फोकस ऑन व्हाट हैज बीन अकम्प्लिश्ड एंड इन मोटिवेशन फोकस ऑन व्हाई अ पर्सन एक्ट और परफॉर्म्स, ठीक है। अब टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। रिलेटेड टू द पास्ट और प्रेजेंट, ये अचीवमेंट जो होती है हमारी पास्ट और प्रेजेंट पे, दोनों पे डिपेंड करती है। एंड रिलेटेड टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो कि गोल हो गए और इंटेंशन, जो हमारा इरादा होता है, जो हमारे गोल्स होते हैं। लाइक मेजरमेंट में आएगा टेंजिबल एंड मेजरेबल अवार्ड्स और गेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एंड सब्जेक्टिव्स में इसके मोटिवेशंस में आ जाएंगे। डिपेंडेंसी में क्या आ सकता है? रिक्वायर्स एक्शन टू बी कंप्लीटेड फॉर वैलिडेशन, एक्साइड्स इंडिपेंडेंसी और अचीवमेंट्स, ठीक है। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है। ये सब इसके डिफरेंस थे, आप लिख देना। और डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, थर्ड क्वेश्चन है ये सेक्शन ए में, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थर्ड क्वेश्चन जो आया था हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आया था, ठीक है। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में डिफरेंस पूछा गया था। तो क्रिएटिविटी में देख लेते हैं। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज और इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। और सेकंड अगर इनोवेशन में देख लेते हैं, इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूसिंग या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू इन एंड इफेक्टिव इन द मार्केट, ठीक है। और क्रिएटिविटी में देख लेते हैं। क्रिएटिविटी में इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग समथिंग न्यू। कुछ भी अगर हम नया सोचते हैं ना, तो वो क्रिएटिविटी में आ जाएगा, मतलब वो क्रिएटिविटी में ही आता है। और इनोवेशन में अगर वो जो हम सोचते हैं ना,
उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो इनोवेशन में आ जाता है। जैसे कि इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, ठीक है? वही उस जगह आप लिख सकते हो वो बना के और डिफरेंसेस, ठीक है? रीस्टेट द टर्म वैल्यू क्रिएशन क्या होता है भाई? वैल्यू क्रिएशन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट विच आर मोर वैल्यूएबल देन इनपुट। वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि क्रिएट करता है आउटपुट को, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, मोर वैल्यूएबल होता है इनपुट से, ठीक है? और जो डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे लाइक डेफिनेशन होगी द एबिलिटी टू जनरेट ओरिजिनल एंड इमेजिनेटिव आइडियाज, और इनोवेशन में द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्रिएटिव आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और मुझे मैंने आपको बताया था कि जो हम क्रिएटिव आइडिया सोचते हैं ना, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वही इनोवेशन हो जाता है, ठीक है? और फोकस आइडिया जनरेशन एंड इमेजिनेशन, इसके अंदर आते हैं एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन। जो हम आइडिया सोचते हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने आइडियाज़ को, वो इनोवेशन उसमें आ जाता है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल होता है ये, इसका जो नेचर होता है ये प्रैक्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल मतलब इमेजिनेशन, मतलब क्रिएटिविटी, हम पहले क्रिएटिविटी को सोचते हैं, ठीक है? और उस जो हम सोचते हैं या फिर आइडिया हम जो जनरेट करते हैं उसको हम प्रैक्टिकली अगर अपनी लाइफ में या फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली वो हमारा नेचर में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। और अगर गोल की बात करें तो टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? और इनोवेशन में देख लेते हैं टू क्रिएट वैल्यूज थ्रू न्यू सॉल्यूशंस और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? डिपेंडेंसी रिक्वायर ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन, ये किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनलिटी, कितना वो आइडिया हमारा ओरिजिनल है जो हमने आइडिया सोचा है क्रिएटिविटी के अंदर, और इमेजिनेशन वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? डिपेंड ऑन द क्रिएटिविटी टू प्रोड्यूस आउटकम, जो क्रिएटिविटी का अगर वो स्ट्रॉन्ग, अगर जो क्रिएटिविटी के हमने जो आइडिया सोचा है अगर वो ओरिजिनली एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो इनोवेशन में आ जाएगा, अगर उसको हम प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है? और एग्जांपल आ जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट को हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है? सोच रहे हैं उसके बारे में, आइडिया लगा रहे हैं कि ये हो सकता है, ठीक है? जैसे कि और डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट सोचा है उस प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, वही सब, ठीक है? ये हो गए। और हम इसकी बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन पे। वैल्यू क्रिएशन एक प्रोसेस है जो कि द प्रोसेस क्रिएट्स आउटपुट क्रिएट करता है, जिसका जो आउटपुट होता है ना वो मोर वैल्यूएबल होता है इनपुट से ज़्यादा, ठीक है? ये वैल्यू क्रिएशन होता है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फैक्टर लिखने थे, जितने भी मतलब होते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं, आप और भी लिख सकते हो, और 2 नंबर के हिसाब से इनफ है। तो मेजर फैक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे। डिफाइनिंग प्रोजेक्ट गोल, हम प्रोजेक्ट के गोल को डिफाइन करते हैं। तो सेकंड, प्रोजेक्ट के स्कोप को अंडरस्टैंड करते हैं और कम्युनिकेट एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क, जो हमारे प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं ना, उसके जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं उनको मैनेज करते हैं, ठीक है? अब डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन डिफरेंस। इसमें तो एक लिखा है, हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस, एग्जीक्यूटिंग प्लान्स और स्ट्रेटजी, ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन से नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई भी चीज़ हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वही आ जाएगा, ठीक है? और एक्सेसिंग इफेक्टिवनेस और आउटकम्स, ये इसमें इवैल्यूएशन में आ जाएगा, ठीक है? जो
और पर्पस क्या होता है, टू अचीव गोल्स, टू मेजर सक्सेस एंड इम्प्रूव, टू सक्सेस, और जो हमारे सक्सेस मिली है, जो प्रीवियस रिजल्ट आया हमारे किसी भी एक लेवल का, उसको मेज़र करके और उस जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है उसको इम्प्रूव करना, वही इवैल्यूएशन आता है, इवैल्यूएशन के अंडर आता है, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं हम इसमें, ड्यूरेशन ड्यूरिंग द एक्शन फेज, ये एक्शन फेज में आता है क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो एक्शन फेज में आ जाएगा। और इवैल्यूएशन में क्या आएगा, आफ्टर और एनालॉग साइड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक्शन लेने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसके बाद हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो सब इवैल्यूएशन के अंडर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेचर के एस्पेक्ट में देख लेते हैं। ओ ऑपरेशनल और प्रैक्टिकल होता है क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑपरेशनल ऑब्वियसली सी बात है कि वो प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और इवैल्यूएट का मतलब है कि उसको हम एनालिटिकली और एनालिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आया ना कि हम हमारे मतलब रिजल्ट में क्या कमी रह गई थी, क्या कमी है, क्या हमने मतलब इससे हम क्या और सीख सकते हैं, तो वही उसी के बिहाफ पर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और एनालाइज करते हैं, देन उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, जैसे कि हमने पीछे बात करी थी डिफरेंसेस में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रिव्यूइंग आउटकम्स एंड फीडबैक, जो हमारा आउटकम निकल के आया है प्रोडक्ट का, उसको हम रिव्यू करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, और उसका फीडबैक जो निकल के आया, ठीक है, वही सब आ जाएगा इस अंडर। तो ये हमारा डिफरेंस देख लिया हमने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? तो methodological use of resources, knowledge सेकंड, हाँ अब सही है, use of resources, knowledge, process to plan and implement a given project, ठीक है, accomplish its goal, project objective under certain constraint is known as development, ठीक है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो डिस्कस अबाउट अनसर्टेनिटीज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और इससे कुछ अनसर्टेनिटीज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो फॉलोइंग आर द अनसर्टेनिटीज इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड विद एस्टिमेट्स, अनसर्टेनिटी अबाउट द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, और डिज़ाइन एंड लॉजिस्टिक हो सकता है, गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ हो सकता है, और फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट पार्टीज, ठीक है, ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। और रीफ्रेम द टर्म मैनेजमेंट फॉर सोशल वेंचर, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो सोशल वेंचर्स से, ठीक है। मैनेजमेंट फॉर सोशल वेंचर्स इज डिफाइंड एज मैनेजिंग द organization with the goal of maximum social impact while managing functional viability, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट लीगल फ्रेमिंग फॉर वेंचर्स, ये हमारी जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट लीगल फ्रेमिंग ऑफ वेंचर्स, लीगल structures used in social entrepreneurship sectors are non-profits or charitable organizations. Second one is for profit social enterprise. Third one is hybrid model, ठीक है। आप सब ये देख सकते हो, ये 3 पॉइंट्स आपने देख सकते हैं। अब सेक्शन बी में हम देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन थ्योरी इन डिटेल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना,
पूछा गया है ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज एसोसिएटेड विद इट। मोटिवेशन थ्योरी से जो एसोसिएटेड थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं बहुत ही इसी लैंग्वेज में। द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। जो मोटिवेशन वर्ड है वो ड्राइव किया गया है मोटिव से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंटर कंडीशन या फिर इनर कंडीशन ऑफ आवर माइंड एंड अचीव एक्टिवेटेड एंड लीड्स आवर थिंकिंग टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मोटिवेशन thus defined as the process that causes a person to act and introduce him to continue doing the other achievement goals, okay. The fourth one is according to Dalton E. MC Furland, motivation is इन्होंने जो डिस्क्राइब करा था उसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस थ्रू विच अर्ग्स ड्राइव्स और डिजायर्स और स्ट्राइविंग एस्पिरेशंस नीड्स इन्फ्लुएंस कंट्रोल्स और एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, वो सब हमारा मोटिवेशंस के अंदर आता है, ठीक है। और ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि जो मोटिवेशन वर्ड है वो मोटिव से ही ड्राइव हुआ है। तो मोटिवेशन जो वर्ड है वो क्या होता है, बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि मोटिवेशन हमारे जैसा बिहेवियर होगा उस तरीके से हमारा मोटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो गोल है, गोल जो है वो हमारे मोटिवेशन और बिहेवियर को दोनों चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन से आप लिख सकते हो। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंट थ्योरीज पूछी गई हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, ठीक है। MC अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरीज, जो भी एक ये है थ्योरी, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर रखी है, आप उसे पढ़ लेना। सेकंड जो है इसके अंदर ही मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि नीड ऑफ अचीवमेंट्स, ये इसी के अंदर ही है वैसे तो। नीड ऑफ अथॉरिटी एंड पावर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये एन और बोलते हैं, इसे एन एफील बोलते हैं, एफिलेशन से ड्राइव है एन एफील, जो नीड्स ऑफ एफिलेशंस, ठीक है। ये सब तीन जो ये नीड्स है हमारी, वो सब जो ये आई हैं वो इसी के अंडर से आई हैं, इन्होंने ही ड्राइव करी थी इनके अचीवमेंट से, ठीक है। जो और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर एंड लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सब, तो देख लेते हैं वन बाय वन। एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना एक तरह का, मतलब जो न्यू आइडिया हम सोचते हैं ना उस आइडिया को इम्प्लीमेंट जो करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और जो आइडिया इम्प्लीमेंट हो रहा होता है न्यू बिजनेस में वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। वो प्रोसेस जो होती है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, और जो उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। इंटरप्रेन्योर देख लेते हैं क्या होता है। अब एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, जो मैंने जैसे बताया था कि इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है, ठीक है। वर्क एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द कंपनी, वो ये इंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो इंटरप्रेन्योर INTRA वाला इंटरप्रेन्योर वाला, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। और ओनरशिप के बेस पर देख लेते हैं हम उसका डिफरेंस कि हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, इसके पास फुल ओनरशिप होती है बिजनेस की, और ये पार्शियल ओनरशिप रखता है, ठीक है। और मे एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसिंग के बेस पे इसको डिफरेंस देख लेते हैं। कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस, नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। और रिस्क बियरिंग,
बियर रिस्क ऑफ द बिजनेस, डू नॉट बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये इनका खुद का ही बिजनेस होता है, मतलब एज अ स्टार्टअप समझ सकते हो। जो एंटरप्रेन्योर है वो एज एक स्टार्टअप ओपन करता है, तो उसका ना जो रिस्क होते हैं या फिर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो इस एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो एज ए कंपनी में वर्क कर रहा है, तो एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय है वो उस कंपनी के लिए, तो वो जो रिस्क होंगे या फिर उसके प्रॉफिट लॉस होंगे वो ये थोड़ी ना फेस करेगा। वो तो एक कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का ओनर कहीं ना कहीं तो एक एंटरप्रेन्योर ही रहा होगा ना, तो वो फेस करेगा, वही है, ठीक है। और रिवॉर्ड्स जो होंगे, देयर में बी अनसर्टेन प्रॉफिट और लॉस, जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉफिट और लॉस होंगे वो एंटरप्रेन्योर्स ही फेस करेगा। और यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी होती है विद सम इंसेंटिव के साथ, ठीक है। ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ओरिजिन के एस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इट स्टार्ट एज अ सेपरेट एंटरप्राइज, सेपरेट एंटरप्राइज ही मतलब एक हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है, इट परस्यूज द आइडिया विद इन एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब चीज। सिक्योरिटी के बेस पे द नीड ऑफ सिक्योरिटी इज लो, एंड हम इसमें इंटरप्रेन्योर में देख लेते हैं, हाई नीड ऑफ सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। डिसीजन मेकिंग के बेस पे देख लेते हैं डिफरेंस, दे गाइड देयर वेंचर बाय देयर ओनर जजमेंट, ठीक है। दे हैव pursued their bosses for their new ideas, like, ठीक है। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से पूछा गया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट जो टाइप होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप और बिजनेस के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन के बेस पे हम। अब देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कितने तरह के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जैसे कि इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर हो गया, एडॉप्टिव और इम्यूलेटिव एंटरप्रेन्योर हो गया, फैबरिन एंटरप्रेन्योर हो गया और ड्रॉप एंटरप्रेन्योर हो गया। हमने बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिख रखी है इनकी, इनके बारे में लिख रखा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस के बिहाफ पे देख लेते हैं कि कितने तरह के हमारे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गया, वही जो होते हैं, मतलब ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हो गया, और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है, और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड जो टाइप है, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में जो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं वो जैसे कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हो गया, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये तीन इसके अंडर में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। और फोर्थ वन जो है अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, मोटिवेशन के एस्पेक्ट में एंटरप्रेन्योर कौन कौन से हो सकते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर, इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। तो इनके बारे में मैंने कुछ एक दो लाइन लिख रखी हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, इलिस्ट्रेट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सेट रिक्वायर्ड टू रन एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन एंटरप्रेन्योर्स स्किल सेट, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक बिजनेस मैन के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, कि वो मतलब एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है वो बतानी है, मतलब एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं वन बाय वन, कलर चेंज कर लेते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, और जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस प्लानिंग हो गया,
एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये या बिजनेस प्लानिंग था, सॉरी, ठीक है, तो अलग है ये। ठीक है, तो it is a vital to get work it is vital to get more work done in less amount of time by eliminating an interpretation। हम यहाँ से हाइलाइटर को ऑन कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा, ठीक है, तो it is vital to get more work done in less amount of time by eliminating the interruptions, prioritizing the task and increase effectiveness as well as productivity। ठीक है, तो वो ये कि जो टाइम मैनेजमेंट में कैसे बोल सकते हैं हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्क डन है ना, जो हमारा वर्क, जो गिवन वर्क है उसको लेस अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर देते हैं बाय एलिमिनेट कर देते हैं इंटरप्शन, जो हमारे इंटरप्शन है या फिर जो बाधा डाल रही है हमारे काम में, उसको कैसे कर सकते हैं हम उसको अपनी जो टास्क है ना उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आज ये वाला टास्क इस टाइम पे करना है, ये वाला टास्क इस टाइम पे करना है, ठीक है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट में अपना टाइम को मैनेज कर लेते हैं कि डिवाइड कर देते हैं अपने कि आज इस टाइम पे ये करना है वर्क, आज इस टाइम पे ये करना है, ऐसे, ठीक है। तो बिजनेस प्लानिंग में देख लेते हैं, एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट क्रिएट अ बिजनेस प्लान टू हेल्प देम फिट देयर बिजनेस इन टू द इंडस्ट्री, ठीक है, डिफाइन देयर टारगेट मार्केट एंड प्रिपेयर टू कैप्चर देम, ठीक है। थर्ड वन इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स शुड नो हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। तो कस्टमर मैनेजमेंट में नेक्स्ट वन जो है इसका कस्टमर मैनेजमेंट है, देख लेना, पढ़ लेना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आप एक बार इनको रीड आउट करोगे ना तो आपको एक बार में समझ आ जाएगी, जैसे कि सेल्स मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ये रेस कर देता हूँ, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। मैं आपको ये है ना PDF डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। Explain the different stage of a project report preparation, method of evaluation, ठीक है। तो वो ये है कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स बताए थे। तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टेप्स फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट पॉसिबिलिटीज और फाइनेंशियल रिजल्ट और प्रॉफिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है, और लास्ट में है समरी। ये कुछ स्टेप्स हैं भाई, ये फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, सही है, दीज आर द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या है, ये डिटेल, जनरल इंफॉर्मेशन में वो है कि हम प्रोडक्ट की जो डिटेल होती है उसको डिफाइन करते हैं, डिटेल रखते हैं, ठीक है, जैसे कि साइज हो गया, टाइप हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कलर हो गया, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रोडक्ट पोटेंशियल्स स्टेट हो गया, अमंग अदर्स थिंग्स, ठीक है। और सेकंड जो है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, दिस डिस्क्रिप्शन से कवर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे उसकी लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट होगी, पावर ऑफ सोर्स, रो मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चरिंग प्रोसेस और मशीनरी एंड इक्विपमेंट
स्पेसिफाइज टेक्निकल एलिमेंट एंड सो ऑन, और भी हो सकती है। और नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस की क्या क्या सोर्स, एक सेकंड। हाँ अब सही है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, हम सोर्स, ये देख रहे सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस का कहाँ से सोर्स हम लगा सकते हैं, आ सकता है। तो इंक्लूड सेपरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सोर्स, जैसे कि टर्म लोन हो गया, पर्सनल कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर लोन भी ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। नीड मनी, सीड मनी, वही एक्सेट्रा, बहुत सारे मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं जैसे। और नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट लोड, बिल्डिंग, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्टार्टअप एक्सपेंसिव और फीड्स सो फोर, ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा मार्केट पॉसिबिलिटीज, हियर information regarding the product demands and supply as well as anticipated probability, ठीक है, market methods and level of completions and so on, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट और प्रॉफिट, ठीक है, द प्रोजेक्ट रिजल्ट और एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट एक्सप्लेन, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट होता है और एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पे, जो हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं ना एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कंक्लूड करते हैं अप्रैल के महीने में, ठीक है, वही सब अप्रैल 31 आई थिंक वो होता है 31 मार्च, ठीक है, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट के, हमें कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो ये है कि वो एक्सप्लेन होता है यहाँ पे। लास्ट में हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होता है हमारा, कि द पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन इट्स वेरियस स्टेज एंड लिमिटेशंस आर डिटेल्ड, ठीक है। लास्ट में हम उसकी समरी रखते हैं, इट इंक्लूड द एंटायर डील ऑफ द प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस, इट मेन पॉइंट, ये एक मेन पॉइंट के अंदर आता है भाई, उसकी जो हमने ओवरऑल सब कुछ किया है उसकी एक समरी भी तो एक्सप्लेन होनी चाहिए, कि वो हमारा प्रोजेक्ट जो है, हमारा जो प्रोजेक्ट क्या मतलब क्या क्या चीज़ें रखता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। मेथड ऑफ इवोल्यूशंस पे आप बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स फॉर इवोल्यूशंस, फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट evaluations, second one is technical feasibility, third one is environmental aspect, commercial viability, ठीक है। for fifth one is financial feasibility, 5 ही हैं, ठीक है, आप देख लेना, मैंने कुछ एक दो लाइन लिख रखी है इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक करके चलो डिस्कस ही कर देता हूँ मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही है, हाईलाइटर तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, इसमें मैनेजमेंट में आ सकता है, मैनेजमेंट इवैल्यूएशंस में। और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर्ड कैपिटल प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्न, ये सब चीज़ें। और प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड कंपोजिशंस ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिटेल्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगे। ऐसे ही आप देख लेना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी में देख लेते हैं, लिखा क्या रखा है, ये टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लांट मशीनरी आ जाएगा, रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज, मैन पावर्स,
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। और थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशंस, लिस्ट ऑफ pollutants and hazardous substances, their so safety and handling in if influent disposal agreements, compliances with the national and international standards, ठीक है। और कमर्शियल विएबिलिटी में प्रपोज्ड प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल मार्केट डिमांड्स एंड सप्लाई, ठीक है। प्रपोज्ड प्रोडक्ट से शेयर्स share forecasted and analyzed and with respect to the market, manufacturing cost analysis, sales price of a proposed product, export potential analysis। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल इवैल्यूएशंस। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल मॉडल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्शंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनलिस्ट ऑल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल मॉडल, डिस्कस अबाउट द टर्म रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिंग सर्विस हो गई, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, रिसाइकलिंग शेप हो गया, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो सोशल वेस्ट मैनेजमेंट में देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कैन हेल्प protect the environment, restructure the economy, creative jobs, entrepreneurship prospects the in solid waste planning include the trades collections, waste management, waste sorting, waste storage, waste transportations, ठीक है। वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वेस्ट एनर्जी रिकवरी, ये सब एस्पेक्ट हैं जिनमें हम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे, ठीक है। क्लीनिंग सर्विस में देख लेते हैं। क्लीनिंग सर्विस में कैसे हो सकते हैं, टू क्लीन द अर्थ, टू कीप द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, we must all contribute to it, and the ambitious social entrepreneurs, it is an excellent industry to entire, ठीक है। the cleaning industry is still underutilized, it and its need to new blood to enter and transform this phase of the industry through innovative skills and practices। Green infrastructure. Green infrastructure is the critical for delivering and concerning urban life supports, park और services, ठीक है। ये सब रिजर्व्स। ऐसे ही हम वाटर मैनेजमेंट में और रिसाइकलिंग स्पेस में देख सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टडी होल एग्जीक्यूशन फाउंडेशन, ठीक है। इसको हम एक H
SHEF के नाम से भी जानते हैं, पेपर आए तो इसके नाम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टडी होल एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है। सिलेक्टो और चाइल्ड लाइन और गोंज गोंज और पीपल ट्री, रंगस्ट्रा और फोर्ड ट्राई मार्केट्स, सोशलाइजेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ADR नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। ये सब पढ़ लेना। रिस्क मैनेजमेंट इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमें। रिस्क मैनेजमेंट तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर हम लेट सपोज न्यू एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसका हम प्रोज एंड कॉन्स पहले ही देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं पहले ही कि इसके इसको इम्प्लीमेंट करने से हमारे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो इसके हम रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं कि ये हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, और इसकी मतलब फ्यूचर में डिमांड होगी या फिर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। ये सब इसके बिहाफ पर हम इसका रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये लिखे हैं इसके स्टेप्स टू मैनेज रिस्क इन सोशल एंटरप्रेन्योर्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा रिस्क किस किस चीज़ों में हो सकता है। फिर सेकेंड आएगा कि रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट, की उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर जो रिस्क आ भी रहे हैं उसका किसी का इम्पैक्ट लो होगा, किसी का हाई होगा, तो उसी के इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड है कि डेवलपिंग द अप्रोच एंड प्लान, कि जो अगर हम अगर हमने कोई प्रोडक्ट उसको उसका रिस्क एनालाइज कर लिया, फिर उसके मतलब इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सब एनालाइज करना, ये सब इसी के अंदर आएगा, डेवलपिंग एंड अप्रोच एंड प्लान के अंदर, ठीक है। फिर सिलेक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल, उस फिर हम एक रिस्क मैनेजमेंट टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हैज़ टू प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट इन द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है रिस्क प्रायोरिटाइज एनालिसिस, हम जो हमारे मतलब रिस्क को एनालाइज करेंगे, फर्स्ट रिस्क हो गया, मतलब सेकंड रिस्क होगा, थर्ड रिस्क होगा, तो उसको हम प्रायोरिटाइज कर देंगे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट रिस्क है, ठीक है। उसको प्रायोरिटाइज करके हम उसको अरेंज कर देंगे। तो जो सा भी हमारा हाई प्रायोरिटी पर होगा उसको पहले रिजोल्व करेंगे या फिर उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो वो ये कि रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी यहाँ ऊपर बताई, ठीक है। वो मॉनिटर करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उसको रिजोल्व करेंगे। तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं, आप पढ़ लेना। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इतना हैक्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, अगर आप एक बार रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप आसानी से बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में की कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, की कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकते हैं, लाइक की कॉन्सेप्ट, इसमें दो क्वेश्चन आपको बताया कि सेक्शन सी में है ना, मतलब 5 सेक्शंस आते हैं, जो कि एक सेक्शन हर एक यूनिट में से दो दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो वही है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी में पूछा गया था वो डिस्क्राइब द ME चैलेंज अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस, डिस्कस द ब्रीफ अबाउट EDP के बारे में बताना। तो अब ये देखो, ये है ना, हमने लास्ट अभी सी सेक्शन में वो ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। देख अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक सेकंड, ये रहा MC चैलेंज अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी के अंदर ही आ चुका है, जो ए
देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी के अंदर ही अंडर में ही ये डिफरेंट थ्योरीज के अंदर में ही आ गए। तो वो ये है कि जो अगर एक जगह आप कर लोगे ना तो उसे हम बना बना के मतलब सेकंड और कहीं वो एक क्वेश्चन को ही हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं, ठीक, किसी और क्वेश्चन में भी। थ्योरी का यही बेनिफिट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का भी पे करके वो 2 नंबर में आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो वही है कि अगर वहाँ से पढ़ लोगे तो यहाँ पे भी लिख दोगे तो सेम ही है, लिख देना आप बना बना के। देखो सेम ही लिखे हैं, नीड्स ऑफ ये एफिलिएशंस हो गया, नीड ऑफ अथॉरिटी एंड पावर हो गया, एंड पावर जिसे बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी, शायद वो वहाँ पे नहीं था। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जैसे कि देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम that assist individual in acquiring entrepreneur skills. In other words, it refer to the development and refinement of entrepreneurial skills in the person required to start a business. मतलब कोई भी पर्सन है वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी जो स्किल्स है ना उसको रिफाइन कर देगा, या जो पहले से अगर उसकी स्किल्स हैं उस थोड़ी बहुत तो उसको रिफाइन कर देगा, मतलब पॉलिश कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो ईडीपी ही एक ऐसी प्रोसेस है जो एक पर्सन को स्किल्ड कर देती है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो वो ये EDP is an excellent method of developing entrepreneur which can aid in the accelerating of a social economic development, balance of regional extensions, and the utilization of a social accessible resources, ठीक है। The recent year in the recent year अभी जो recent years में EDP has evolved into a professional responsibility that heavily fosters the establishment of both financed and private firms मतलब business, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज होगी वो सब चीज़, तो बहुत ही मतलब कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो। जो इसका जो सेक्शन सी में जो थर्ड का सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो ये कि घुमा फिर आ गया ना एक चीज़ को बार बार पूछा गया कि इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बता दो, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, वही है, ठीक है, कॉर्पोरेट के अंदर। और जैसे अब इनको ये एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये सब कुछ कैप इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जैसे कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मार्केट हो गया, ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में ये सब चीज़ें हमने अभी पीछे पढ़ी थी, ठीक है। तो वहीं पे वही है सब कुछ। अगर आप एक बार मतलब पढ़ भी लोगे ना तो वो ये कि एक क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के हम 2-3 क्वेश्चन में चिपका सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेना आप। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत सारी। बस वो ये है कि वो उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास स्किल्स होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था summarize the different tools or technologies available to for generating ideas, identify the business opportunity in India, ठीक है। तो different tools for generating ideas, mind mapping हो गया, reverse thinking, brainstorming हो गया, स्कैम्पर हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, मैंने 5 ही मेंशन किए यहाँ पे, ठीक है। वो मतलब काफ़ी है इनफ, ये भी है कुछ। तो 5 W's हो गया, हु, वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई आर द 5 W's, ठीक है। और सिनेप्टिक्स चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बहुत सारी हो सकती हैं। वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, बहुत ही पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला। देयर आर न्यूमरस, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे कि ये रही, अभी मैंने इतनी ही मेंशंस किए हैं, पर अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना आप जीपीटी से या फिर गूगल करोगे, ठीक है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा बहुत सारी हैं,
ठीक है। अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ड्रिंक्स हो गया, बैम्बू नॉन बैम्बू प्रोडक्ट हो गया, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक रिक्शाज, जैसे कि आप देख रहे हो मतलब आने वाली मतलब कुछ ईयर्स में है ना ईवी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मतलब जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी और ईवी जो है ना वो बूम पर रहेगा, ठीक है। जैसे कि अब आने वाले टाइम पे एआई बूम पर रहेगा ना, एआई ही एआई होगा, ऐसे ही ईवी बूम पर रहेगा, ठीक है। 2030 तक ऑलमोस्ट 50-50 हो जाएगा कि हमारी ईवी और हमारी पेट्रोल और डीजल को मिला के, और ईवी अलग और पेट्रोल डीजल अलग, ये सब 50-50 का रेशो हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस बाईसाइकिल इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। बाईसाइकिल इंडस्ट्री अब देखो आप बहुत जगह देखा होगा, आपके फ्रेंड्स और मतलब कलीग्स होंगे वो जो अब बाईसाइकिल्स आ रही हैं वो ईवी से रिलेटेड ही आ रही हैं, मतलब उनमें बैटरीज फिक्स होती हैं आपको मतलब एक पेडल भी मारने की ज़रूरत नहीं है और एक आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। वही सब है। और बायोफ्यूल्स हो गए, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब वही है कि अगर अब यहाँ पे डे बाय डे इंडस्ट्रीज बन रही हैं फॉरेस्ट को काट के, और जो हमारे जंगल्स थे और हमारे जो जैसे फार्मर्स थे उनके जो खेत वगैरह थे उनको हटा हटा कर वो बेच देते हैं। तो उनको मतलब हट उनकी जगह पे हम इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, आईटी सेक्टर्स बनते जा रहे हैं। तो वही है कि तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको उसको स्टोर कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में। उसका एक मतलब एक हब बना सकते हैं हम, बहुत बड़ा हब। वहाँ पे है ना जगह जगह से आके जो फार्मर्स हैं वो हमें यहाँ पे सेल कर देंगे और हम उसको अपने स्टोरेज में जो हमारा कोल्ड स्टोरेज हब है वहाँ पे उसको रिजर्व करके रख सकते हैं और उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल आइडिया है, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन आईटी बेस्ड बना सकते हैं। डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग, अब वही है कि आप देखो कुछ आज के टाइम में कुछ भी शुद्ध तो रहा नहीं, तो वही है कि मिल्क की डेयरी भी खोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैंने बताया था ना कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना सकते हैं। तो वही एक बार क्लीन कर देता हूँ वो कुछ कुछ हो गया ये सब कुछ कहाँ थे हम? यहाँ, हाँ। तो फूड इंडस्ट्री इंटी इंग्रेडिएंट, अब देखो अब जैसे ही कोरोना आया है ना, कोरोना से पहले जो जोमेटो था हो गया, स्विगी था, इनका नाम बहुत कम था, ठीक है। और जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद से ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी ना, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पहले जो इनकी जो सेल्स थी और अब जो सेल्स हैं उनको अगर आप उनका कोरोना से पहले का अगर डेटा आप उठाओगे और कोरोना के बाद का अगर डेटा उठाओगे, तो अगर उनको देखोगे ना तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना ये बहुत ही बूम पे गई हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ करी है, ठीक है। तो वही है कि हम जैसे कि फूड डिलीवरी वेबसाइट हो गई, मतलब फूड डिलीवरी कंपनीज़ हो गई, वो है ना वो भी बूम पे गई हैं। जैसे कि ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, और बहुत सारे अब दिल्ली में एक नया खुला है वो ज़ेप्टो के नाम से, वो उसने बहुत जल्दी ग्रोथ करी है। तो आप ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बिजनेस के लिए। और फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है कि मतलब आज के टाइम पे कुछ तो नेचुरल ना रहा नहीं, तो आप हर्बल प्रोडक्ट भी बना सकते हो, उसको सेल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे, ठीक है। हाइजीन प्रोडक्ट हो गए और असेंशियल पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक फर्म्स एंड नीम प्रोडक्ट हो गए। तो नीम तो पता ही है हमें कितना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसका भी हम ये भी काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली टू द इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कंट्री ऑफ द कंट्री। एक्सप्लेन द ब्रीफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना और स्किल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना हमें नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, उसके बेस पर मैं एक्सप्लेन करना था। तो फॉर एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ हो गई, आप पढ़ लेना, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लंबी बन चुकी है ये वीडियो काफ़ी। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये सब आप इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ये लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। मैं जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप मतलब एक बार रीड भी करोगे ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, डेमोस्ट्रेट द वेरियस स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो SDLC तो पढ़ा ही होगा आपने, SDLC थर्ड ईयर में, वही है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल रहे हैं, पर वहाँ सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो वही आप उसके आस्पेक्ट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके फेज़ 1 हो गए, फेज़ 2 हो गए, प्लानिंग आगे देखो, प्लानिंग कर सकते हैं हम कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट को, ठीक है। उसके स्कोप को देख सकते हैं कि वो टीम में है या फिर क्वालिटी देख सकते हैं, प्लान देख सकते हैं, ठीक है। रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हमारा कब तक खत्म होगा, उसको उस फेज को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक चार्ट मैंने दे दिया है यहाँ पे, आप इसको बना के आ सकते हो। देखो एक बार बताता हूँ मैं, थ्योरी आप कितनी भी लिखे आना, पर नंबर आपको लिमिटेड ही मिलेंगे। पर अगर उस थ्योरी में आप डायग्राम बना दोगे ना, हर एक क्वेश्चन में एक छोटा सा भी डायग्राम बना दोगे, तो आप अगर लेट सपोज 3 पेज भर के आ रहे होगे ना थ्योरी के, तो 10 में से आपको मैक्सिमम कितने से मार्क्स दे देगा? 10 में से 10 तो देने का नहीं, वो मैक्सिमम 7 से 8 मार्क्स दे देगा, 7 मार्क्स दे देगा, 8 मार्क्स दे देगा। पर अगर आप एक डायग्राम बनाओगे ना, तो वो आपकी जो मार्क्स की जो स्कोरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगा, वो आपके मार्क्स 8 से अबव ही देगा, हमेशा 8 से अबव, ठीक है। तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो, ये कम्युलेटिव एक्सपेंडिचर के बिहाफ पर एक टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, जो कि टाइम और डेवलप जो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसके बिहाफ पे एक लाइन ग्राफ बना दो, ठीक है। और ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं उसके टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट के, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डेमोस्ट्रेट प्रोजेक्ट अप्रेजल और इलस्ट्रेट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो वो ये है कि प्रोजेक्ट असेसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ throwing examining various components of a given project before proposing the same, ठीक है। Project evaluation is a scientific tool that follows a set of patterns। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एक साइंटिफिक टूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, पैटर्न को सेट ऑफ पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए। तो प्रोग्राम्स दैट हैज प्रमोटेड इन द इनिशिएटिव मस्ट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड।
बिफोर प्रोसेसिंग द प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है। वो ये ऐसे सिंपल ही लिखा है, आप पढ़ सकते हो। 5 स्टेप 5 ही पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। आप यहाँ से प्रोजेक्ट अप्रेजल एक्सप्लेन कर देना, सिंपल, ठीक है। और 6th जो है, एक सेकेंड, हाँ, जो 6th जो पूछा गया है वो ये था, सिस्टम प्रोजेक्ट अप्रेजल, हाँ वो इसी के अंदर में ये आंसर इसका, ठीक है, इसी के अंदर में है। तो उसके आस्पेक्ट के बिहाफ पर प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी बताई हुई है, ठीक है। तो सिंपल है, आप अगर आप ये भी याद कर लोगे ना टेबल के थ्रू, तो आप थ्योरी को आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटी इंडिकेट्स प्रायोरिटी यूज को इंडिकेट करता है। टेक्निकल के भी आस्पेक्ट के अगर देखें तो इन्वॉल्व्स स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस अडॉप्टेड, ऑर्गेनाइजेशन suitability is examined, और मैनेजियल एडिकेंस और कंपिटेंस क्रिटिकली ऑपरेशनल हो गया, फाइनेंशियल के एस्पेक्ट में हमने कुछ रखे हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसी के अंदर हैं, ठीक है। ये जो कहते हैं अप्रेजल के अंदर, ठीक है, अप्रेजल के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लो, ठीक है। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 6th जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, द टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है और उसको एलोबरेट करना था, एलोबरेटेड डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन डिटेल, कि फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना था। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस इज द यूज ऑफ नॉन रिकोर्स और लिमिटेड रिकोर्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू फाउंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, पब्लिक सर्विस, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसे ही हमने सिंपल स्टेप लिख रखे हैं, पढ़ लेना। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिफरेंट सोर्स क्या हो सकते हैं फाइनेंस के, वो सब कमर्शियल हो सकता है, कमर्शियल बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो सकती है, पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, लीज पर हम फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब पैसे दे सकते हैं किसी को एज अ लोन पर, ठीक है, वो ही सब हो गई। ट्रेड क्रेडिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट कोस्ट एलिमिनेशन प्रोसेस अलोंग विद इट्स रिक्वायरमेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो वही सब है। The process of developing cost elimination includes define estimate purpose, or determine the process purpose of estimation and the level of deal which is required, who receive the estimate and overall scope of the elimination, ठीक है। Develop estimating plan, next है define characteristic और determine estimating approach, identify rule or assumptions, obtain data, develop point estimate, conduct sensitivity analysis, conduct risk and uncertainty analysis, document the estimate, present estimate the management और update estimate, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लेना। रिस्क इन्वॉल्व इन द सोशल एंटरप्राइज, ठीक है।
Identify the different type of risk involved in social enterprises. How can social enterprise attack talent when are high salaries and options? ठीक है, तो types of a risk in social enterprise: obtaining finance, blackish or burnout, lack of public knowledge, not having substantial support structure और market. ठीक है, social entrepreneur attaching talent when there are not high salaries or options. तो ये सब है, कुछ पढ़ लेना इनके बारे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, कुछ 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, जो कि आपको आसानी रहेगी, मतलब कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आप ये कर लोगे ना, ये वाला मतलब क्वेश्चन पेपर हो गया, और एक और जो मतलब लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो, तो आपको है ना मतलब सिलेबस तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली सब कुछ कवर ही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एंड बेनिफिट्स इन ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई मैनी prominent business people moves into a social entrepreneurship। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम roles of a social responsibility and benefits in the growth of entrepreneurship, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लेना। जैसे कि बता देता हूँ एक आधा, ठीक है, एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ ये उसको हटा देता हूँ। ठीक है, सही। एम्प्लॉय are empowered to use the company resources at their disposal to achieve good through social responsibilities. And the second one is being a social responsible business can improve a company image and it help it, ठीक है, establish its brand. Social responsibilities program can raise employee morale in the workplace and lead to the increase the productivity, which has impact the company profitability. Social responsibility measure implemented by the business can boost consumers retention and loyalty. Social responsible companies have the opportunity to stand out from the competition because they cumulative superior positive brands and recognition, ठीक है, ये सब कुछ है। Prominent business peoples have people moving into the social entrepreneurship, ये पूछा गया था 2 क्वेश्चन, ये है ना ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, ये वही लिखा है। और ये पूछा था कहाँ गया, कि वाई प्रोमिनेंट बिजनेस पीपल्स मूव्स इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये वही, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कि बिजनेस पीपल्स आर बिकमिंग मोर इनोवेटिव इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे कैन perceive fresh potential to solve problem in the novel ways, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। तो गाइस कंप्लीट हो चुकी है हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया एक बार आप फिर से देख लेना वीडियो, और आपको अपने एंड से एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार सब पढ़ोगे ना तो काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक है। तो आप लाइक कर
आप है ना चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।